नीतीश कुमार आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। खगड़िया से लेकर भागलपुर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। पटना समेत कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप, उत्तर बिहार में हालत बेकाबू। चारा घोटाला मामले में बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें, आज से हर दिन होगी सुनवाई। चिराग पासवान को बड़ा झटका, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ रामविलास पासवान का सरकारी बंगला। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम भागलपुर जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की बात अगर हम कर ले तो वो लगातार कई ऐसे जिले हैं जिसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं अगर पटना की बात करें तो कई घाटों पर वो गए, वहां की स्थितियों को देखा। स्थितियों के आंकलन को लेकर के लगातार सीएम नीतीश कुमार नजरें बनाए हुए हैं और ऐसे में जो स्थिति है उन्हें बेहतर करने की, लोगों को मदद पहुंचाने की, राहत और बचाव कार्य में सीएम नीतीश कुमार खुद जुटे हुए हैं, खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ऐसे में एक बेहतर व्यवस्था की तलाश में, एक बेहतर व्यवस्था लोगों के लिए करने के लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी है। इसे लेकर लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों के भीतर बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण लोग बेघर हो रहे हैं। वहीं कई लोग अपने घर की छत पर रहने को विवश हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समूह के 3 पंचायत और मटिहानी के छितनौर, खरमपुर, रामदीरी गांव सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बिहार में बाढ़ की भयावहता लगातार जारी है। पटना से लेकर कहलगांव तक गंगा उफनाई हुई है। गंगा हाथीदह के बाद भागलपुर में भी जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। वैसे पटना में गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इलाहाबाद से बक्सर तक यह नदी तेजी से उतर रही है। वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में भी काफी कमी हो रही है। लेकिन नेपाल की नदियों ने उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा दिया है। कोसी, गंडक, बागमती और कमला सहित कई दूसरी नदियां उफान पर है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो लगातार बिहार में कई नदियां जो हैं वो उफान पर है। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा हाथीदह के बाद भागलपुर में भी जलस्तर के पुराने सारे रिकॉर्ड अब तक पार कर चुकी है। और पटना की बात अगर हम कर ले तो पटना में गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इलाहाबाद से बक्सर तक यह नदी तेजी से उतर रही है और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी कमी हो रही है। लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की नदियों ने उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा दी है। लोगों को परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कोसी, गंडक, बागमती और कमला सहित कई दूसरी नदियां उफान पर है, जिससे उत्तर बिहार में जो स्थिति है वो लगातार बाढ़ की बनी हुई है। तो लगातार अगर हम बात कर ले तो कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोरगांव, ढोल पहाड़ी और अमिया गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी आने के कारण ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को खाने पीने और पशु चारा की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के कारण प्रभावित परिवार अपना घर छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण ले चुके हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने वीडियो अमित कुमार, सीओ अनुज कुमार और कई अधिकारी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर आश्वासन दिया। वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा है कि उन्हें तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाए।
खगड़िया जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ परबत्ता प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है, लेकिन दिन ब दिन नदियों के जलस्तर में पानी की स्तर बढ़ती जा रही है। खासकर परबत्ता प्रखंड के जीएन बांध नदियों में बढ़े जलस्तर के कारण पूरी बांध लबालब हो चुकी है। वहीं अगर बांध टूटा तो कई गाँव बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। कॉल किए सीओ साहब को कॉल किए, सीओ साहब बोले कि हम ऊपर बात करते हैं, फिर आपके पास आदमी जाएगा। आप क्या सनी विधायक जी क्या बताए? विधायक जी से बात ही नहीं हो पाया। 4 दिन से इसका सूचना किसी को दिए पदाधिकारी या सबके दिल के मन, लेकिन कोई नहीं सुन लेते। बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार में एक बार फिर से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई कोर्ट में मामले को लेकर हर दिन सुनवाई चलेगी। बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई 17 अगस्त यानी कि आज पेश करेगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष में 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली गई है। वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी। दिवंगत रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित 12 जनपद सरकारी आवास को खाली कराने के आदेश के बाद अब यह बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हो गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया है। 12 जनपद आवास को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम अलॉट कर दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था। चिराग पासवान को 12 जनपद आवास खाली कराने को कहा था, जिसके बाद चिराग पासवान की ओर से अपने पिता की पहली वर्षी 8 अक्टूबर तक का समय मांगा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संपादक राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, इस बंगले को लेकर सियासत पहले से ही तेज थी। चिराग पासवान ने समय भी मांगा था, लेकिन अब ये बंगला अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल, चिराग पासवान जिस बंगले में अभी रह रहे हैं वो पहले रामविलास पासवान जो उनके पिता थे उनके नाम पर ये आवंटित था बंगला, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद ये बंगला फिलहाल खाली करने का आदेश दिया गया है और इसको लेकर चिराग पासवान को नोटिस दिया गया है। चिराग पासवान ने हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्रालय जिनके जिम्मे है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी और कहा था कम से कम 8 अक्टूबर तक ये बंगला जो है हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि 8 अक्टूबर पिछले साल 8 अक्टूबर को ही उनके पिता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था और उनकी पहली पुण्यतिथि है। तो फिलहाल ये बंगला उनके हवाले उनके पास रहने वो खाली कर देंगे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, लेकिन पहले जो बातें हो रही हैं जिस तरह से खाली करने की बात की जा रही है, चिराग पासवान ऑलरेडी 2 बार से सांसद हैं, लेकिन उनके लिए भी भारत सरकार के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मकान आवंटित है। नॉर्थ एवेन्यू में उनके नाम पर एक मकान जो आवंटित है, लेकिन चिराग पासवान कभी भी उस मकान में वो नहीं रहते हैं। अपने माता पिता के साथ ही रहते रहे हैं। 12 जनपद जो उनका आवास है रामविलास पासवान जी का, वहीं रहते थे। वो नॉर्थ एवेन्यू में अपने मकान में नहीं रहते थे, लेकिन अभी जो है स्थिति बनी है जिस तरह से रामविलास पासवान नहीं है और 40 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और काफी पॉश इलाके में ये बंगला है, तो इस बंगले पर सबकी निगाहें थी और अब 40 नए मंत्री आने के बाद बंगला आवंटित जो मंत्री हैं, जो सीनियर मंत्री होते हैं, उन्हीं को ये बंगला आवंटित किया जाता है। तो वैसे में चिराग पासवान फिलहाल एक सांसद हैं, ये बंगला उनसे सरकार लेगी और उनके जगह पर जो नॉर्थ एवेन्यू में जो उनके नाम पर जो मकान आवंटित है, ये अपना पूरा जो है परिवार को वहाँ शिफ्ट करेंगे। फिलहाल उनकी माँ उनके साथ है और इसके अलावा जो उनके कुछ परिवार के और सदस्य हैं वो अब नॉर्थ एवेन्यू में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये बंगला जो है मंत्री के लिए आवंटित है और चिराग पासवान मात्र सांसद हैं। हालांकि इस बंगले को लेकर उनके चाचा जो है कह सकते हैं कि चिराग को एक झटका लगा है, क्योंकि लगातार उन्होंने समय भी मांगा था इस बंगले को लेकर। देखिए, आप इसे झटका नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये रूटीन है। जिस तरह से 1 साल होने जा रहा है, 8 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा,
एक तरफ तो हाँ, इस दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि एक तरफ पार्टी टूट गई, पूरी तरह से बिखर गया है पार्टी, और सिर्फ मात्र एकमात्र अपने जो लोजपा के एकमात्र सांसद कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, चाहे जो भी कहें वही हैं, अब वो कोई है नहीं वैसे में। और ये बंगला जो है मंत्री के लिए आवंटित होता है और उस कोटे में ये नहीं आते, सिर्फ सांसद हैं, तो सांसद के लिए जो बंगला आवंटित किया जाता है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, उनके लिए वो नॉर्थ एवेन्यू में जो मकान है वो आवंटित है, तो अब ऐसे भी उन्हें खाली करना पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है चिराग पासवान को, और उनके चाचा ने जिस तरह से पार्टी को तोड़ा है, और उनका कहना है कि असली लोजपा मैं हूँ और मेरी पार्टी असली लोजपा है, खैर ये बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जो दिल्ली के कह सकते हैं, हालांकि नॉर्थ एवेन्यू भी पॉश इलाका ही है और उस इलाके से में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जितना बड़ा ये बंगला है उतना बड़ा बंगला नॉर्थ एवेन्यू का बंगला नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद के रहने के लिए जो है वो दिया जाता है। लेकिन इस बंगले की अगर बात कर दी जाए तो ये बंगला एकदम 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास के बगल में ये बंगला है, ठीक उनके पीछे ये बंगला है, और सबसे पॉश इलाका माने तकरीबन 30 साल से रामविलास पासवान का परिवार इस बंगले में रह रहा था 3 दशक से। तो अब चिराग पासवान के लिए बंगला खाली करना भी कम दुखदाई नहीं होगा। एक तरफ पार्टी टूटी, दूसरी तरफ बंगला भी खाली करना पड़ा है, तो एक मुश्किल घड़ी तो है चिराग पासवान के लिए, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उन्हें आना होगा और मजबूरी में अभी ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रामविलास पासवान का जो सरकारी बंगला था उन्हें अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। और छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र में एक महिला की रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। वहीं आरोपियों ने महिला के शरीर पर कई बार चाकू से वार भी किया है और आंख तक को चाकू से गोद डाला है। परिजनों के मुताबिक महिला बकरी के लिए चारा लेने के लिए निकली थी, तभी ये घटना हुई। हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम आने के बाद ही होगी। वहीं मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम भी किया, जिसके बाद कई पुलिस पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और सड़क से जाम हटवाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छपरा से विपिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी मैम, अभी तक इस मामले में ज्यादा अपडेट यही है कि कल रात में डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और वो पूरी जांच की है, लेकिन जांच में अभी तक कोई भी डॉग स्क्वाड को सुराग नहीं मिलता है। ये जिस तरह से जघन्य अपराध इसको कहा जाएगा वो हुआ है बनियापुर के तिरौता धोबी टोला में। विपिन, बात ये आ रही थी कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है या नहीं। क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है? अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस तरह से जिस अवस्था में है, जो सुबह घर से बकरी के लिए चारा लेने के घर से वो निकली थी महिला जी, और दिन शाम तक नहीं लौटी और परिजन उसकी काफी देर तक खोजबीन करते रहे। आसपास के लोगों ने ये बताया कि जो महिला जो पीड़ित है उसकी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहीं गए हुए थे। 15 अगस्त का दिन था और वो लड़का ढूंढने के लिए गए थे। जैसे ही वो लौटे वो पत्नी की खोजबीन में लगे कि भाई अभी तक आई क्यों नहीं, वो बकरी का चारा लेने गई थी। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद रात में घर से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ी में उसका अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई होगी। विपिन, प्रशासन लगातार ये कहती है कि क्राइम पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लगातार पूरे मामले को लेकर सतर्क रहती है, लेकिन अब ऐसा मामला जब सामने आया है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? प्रशासन का यही कहना है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके पति के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें भी यही बताया अज्ञात के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जी,
विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आरोपियों ने पूरे शरीर को चाकू से गोद दिया है और महिला के साथ रेप के बाद हत्या करने का जो मामला है वो सामने आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो शव बरामद किया गया है उसे देखकर ये अनुमान लगातार लगाया जा रहा है कि महिला के साथ रेप की घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि जो आरोपी हैं उन्होंने महिला के शरीर को चाकुओं से गोद डाला है और जिसके बाद से पुलिस जो है वो डॉग स्क्वाड के साथ पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। लगातार जो पुलिस है वो ये कह रही है कि पूरे मामले को लेकर वो जल्द से जल्द इस मामले को खुलासा करेगी कि किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार जिले के शिक्षक मोहम्मद तिमुजुद्दीन के द्वारा मध्यम भोजन योजना के तहत जारी आदेश के तहत बोरा बेचने के बाद निलंबन का मामला धीरे धीरे तुल पकड़ता जा रहा है। जिले के दर्जनों शिक्षकों ने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय आह्वान पर स्थानीय कर्पूरी चौक पर बोरा बेचो कार्यक्रम के तहत बोरा का स्टॉल लगाकर आदेश के प्रति विरोध दर्ज किया। दरभंगा में कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष शंभू यादव ने किया। मौके पर संघ के प्रधान सचिव समेत दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। और अनाज रखने में भी काम आ सकता है। अगर बोरा खराब है, अगर बोरा थोड़ा भी खराब है तो भी वो किसी न किसी काम का होता है। कोई भी चीज खराब नहीं होता, कभी न कभी वक्त पर काम आ जाता है। ये बोरा बहुत काम का है, दाम भी बहुत कम है, मात्र 10 रुपया। आज चाय का आप चलते चाय के दुकान पर 10 रुपया यूं ही खर्च कर देते हैं। सिवान में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसका जीता जाता नमूना दरौंदा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक मासूम बच्ची घायल हो गई है। इधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरौंदा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बगहा में गोवर्धना रेंज में एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर तस्करों के विरुद्ध पहले से ही जाल बिछाया गया था। तस्कर की पहचान रामायण राम सिरसिया के रूप में की गई है। फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिला था हम लोग को कि कुछ अपराधी लोग गए हुए हैं वन विभाग में, वन में। उसके संदर्भ में हम लोग अपना नाका बिछाया गया रात में। उसमें एक पकड़ा गया और 4 फरार हो गया है। इसमें 4-5 साइकिल पकड़ाया है और उसे लकड़ी बरामद कर ली गई है। किस तरह, कौन सा लकड़ी है? ये सखुआ का है, चौपेता बनाया हुआ है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 6 और 7 अंतर्गत बड़ा गम्हरिया बोलतोल दुर्गा मंदिर के पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में बस्ती की स्थिति ऐसी बन गई है कि बिना बारिश ही रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वार्ड 6 की पार्षद ममता बेज के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया। तो वार्ड नंबर 6-7 की जो सड़क है उसका हाल बेहाल है। स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश जताया। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो सड़क है उस पर जल जमाव है और कई सारी बीमारियां होने की आशंका जो है ऐसे में बढ़ जाती है और लोग इसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर और स्थानीय का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी के द्वारा इसको ठीक करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। दिक्कत ये है कि इस रोड पे हजारों आदमी आना जाना कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 का नाली है। वार्ड नंबर 6 में आके पूरा पानी जम जाएगा। और प्लस क्या हो रहा है कि ये जो सामने में घर है, एक नया का घर है, ये घर पूरा एकदम पानी में धंसने वाला है। इसका कुछ उपाय नहीं होगा तो पब्लिक तो ऐसे ही मर जाएगा। एक तो बीमारी का घर बना हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे DTV भारत। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
है।